तो चलिए अब हम हैश के नियम के बारे में आज देखेंगे। तो हैश का नियम क्वेश्चन कैसे इसका आता है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हैश का नियम क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इस नियम का सैद्धांतिक विवेचन कीजिए, या फिर हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम समझाइए एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर हैश का नियम बस लिखने को आ सकता है, या फिर हैश के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को समझाइए, उसके अनुप्रयोग भी लिखिए। इस तरीके से आपका हैश के नियम से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब हम हैश का नियम देखते हैं, उसकी सैद्धांतिक विवेचना और उसके जो अनुप्रयोग है उसके बारे में देखेंगे। तो हैश का नियम के जो स्टेटमेंट कथन है वो क्या बोलता है कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधि में एक या एक से अधिक पद में हो तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो समान होगी, चाहे वो परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा हो, चाहे वो परिवर्तन एक पद विधि में हो चाहे अनेक पद विधि में हो। उनमें जो ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो हमारी सेम होगी। मतलब यहाँ जो ए से बी में क्यू ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और यहाँ देख रहे ए से सी से डी और डी से बी में अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो अलग Q1 प्लस Q2 Q3 की जो वैल्यू होगी वो Q के इक्वल होगी, हैश का नियम बोलता है। तो इसकी अब सैद्धांतिक विवेचना देख लेते हैं। तो ये जो नियम है आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऊर्जा संरक्षित है, चाहे हम इस विधि की तरफ से जाएं चाहे इधर से हम जाएं, एक पद विधि में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो समान उत्पन्न हो रही है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित है। तो ये जो हमारा नियम है हैश का नियम वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है, क्योंकि ये जो ऊष्मागतिकी का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये हमारा हैश का नियम भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो पदार्थ ए है पदार्थ बी में परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी दो विधि आपको दिख रही है, एक ए से बी जा रहा है डायरेक्ट और एक ए से सी से डी और डी से बी में जा रहा है। तो दो विधि है, माना एक पद विधि में ए से बी बनने में क्यू कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तथा अनेक पद विधि में यह परिवर्तन कई पद में दिख रहा है आपको, ए से सी से डी फिर डी से बी में परिवर्तन हो रहा है। तो क्रमशः Q1 Q2 Q3 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तब तो आपका इसमें जो स्टेटमेंट में लिखा है इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पद में जो हमारी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, ए से बी में हो रहा है और साथ में क्यू ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से अगर अनेक पद विधि में देखें तो ए से सी में पहले प्रथम पद क्या हो रहा है हमारा, ए से सी जा रहा है उसमें Q1 ऊष्मा उत्पन्न हो रही, सी से डी जा रहा है Q2 ऊष्मा उत्पन्न हो रही और डी से बी जा रहा है Q3 ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, अनेक पद विधि में क्या होगा कि हमारा प्रथम पद में ए से सी बनेगा और Q1 ऊष्मा उत्पन्न होगी, फिर सी से डी में चेंज होगा, Q2 ऊष्मा उत्पन्न होगी, डी से बी में Q3। अब हम तीनों जो समीकरण उसको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इस तरीके से होगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं सी प्लस डी और यहाँ पास भी दोनों साइड सी प्लस डी है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा सिंपल सा ए से बी में चेंज आ गया। साथ में यहाँ पर ऊष्मा अलग उत्पन्न हो रही, Q1 प्लस Q2 Q3 हो रही है। तो समीकरण अब हम देख पा रहे हैं, आप समीकरण एक में भी ए से बी में चेंज हमने देखा था एक पद में, और यहाँ पर जो समीकरण 5 है वो भी ए से बी में परिवर्तन बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊष्मा है वो थोड़ा अलग है। तो अगर इन दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं तो हमारा जो क्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम समीकरण में हम देख पा रहे हैं ए से बी में चेंज हो रहा है और क्यू ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू है अगर तुलना करें इन दोनों समीकरण की तो क्यू जो होगा वो Q1 प्लस Q2 Q3 के इक्वल होगा। और यही तो हमारा हैश का नियम बोलता है कि परिवर्तन चाहे ए से बी में आप करिए, एक पद में कर दीजिए या फिर उसको अनेक पद में कर दीजिए, तो दोनों विधि में जो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होगी वो समान होगी। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा हैश का नियम प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब हमारे देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग क्या है, क्या उपयोग है इस हैश के नियम का। तो सबसे पहले जो उपयोग है वो ऊष्मा परिवर्तन संक्रमण को दर्शाने या ज्ञात करने के लिए होता है। दूसरा जो इसका प्रयोग है वो उत्पादन ऊष्मा का पता लगाने के लिए होता है, मतलब जो चेंज हो रहा है चेंज के दौरान कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हम हैश के नियम का यूज करेंगे। तीसरा होता है एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करने के लिए। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब जो हमारी डेल एच है, जो हमारा डेल एच है एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है चेंज के दौरान, उसके बारे में अगर हम गणना करना चाहते हैं तो हैश के नियम का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा
ये जो हैश का नियम है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने हैश के नियम का स्टेटमेंट देख लिया, उसकी सैद्धांतिक विवेचना मतलब उसका जो प्रूफ है उसके बारे में हमने देख लिया कि ये जो हैश का नियम बोल रहा है तो ये किस तरीके से सही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने Q की जो वैल्यू है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल निकाल दी, मतलब ऊष्मा जो है दोनों विधि में समान उत्पन्न हो रही है। यही हैश का नियम है, ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो गया। अब यहाँ आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमारे जो हैश का नियम है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।